अगर वो कहीं चुनाव जीत कर या पार्टी में मजबूती से काम करने का प्रयास करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। उन्होंने गरीब के बेटे को सम्मान देने का काम किया, पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया है, तो मैं एआईएम के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। गरीब मजदूर किसान के बेटे यानी कि एआईएम ने ऐसी समाज को दिया, तो वो चीज़ मैंने वहाँ जाकर जानी कि वास्तव में कोई हितैषी है तो एआईएम है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो एक बार अपने गिरबान में झाँक कर देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। और आप आरोप लगाना तो कोई सिद्ध नहीं होता, किसी पे भी राजनीति करने का प्रयास करता है या कोई कुछ काम करने का प्रयास करता है तो उसमें होता क्या है, जब किसी की जमीन खिसकती है ना, जो ढकोसलेबाजी करते हैं तो वो इल्जाम लगाते हैं। तो जितनी बीजेपी की वो खिलाफत करते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के, अपने राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को कोई नहीं करता। लोगों का ये पता नहीं होता कि कब उनकी 5 साल बीत गई और कब वो सांसद बने, कब खत्म हो गए। अगर वो दलित, अगर जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, तो वो ये तय करें कि दलित हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। वोट के नाम पे बांटने की राजनीति ना की जाए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है। लगातार हर एक पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए रवि गौतम मौजूद हैं। बसपा से इनका टिकट हुआ था, लेकिन वो टिकट इनका कट गया। उसके बाद अब इन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की है। तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। रवि गौतम जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। गाजियाबाद की भी 60 सीट पर विधानसभा चुनाव होने हैं। किस तरह से चुनाव को देखते हैं? क्या कुछ तैयारी आपकी है? देखिए, लोकतंत्र का ये पर्व है और सीट खाली हुई है, हम्म। तो लोकतंत्र सबको इजाज़त देता है चुनाव लड़ने के लिए। इसके लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं हम्म। और हमने भी तैयारी की थी, हम्म। लेकिन बहरहाल हमारा टिकट बसपा से काट दिया गया। वो बात जग जाहिर है किस लिए कटा, क्यों कटा। क्या और वजह मानते हैं टिकट कटने की? मैंने कहा है कि कुछ लोग बहन जी को गुमराह करते हैं हम्म। और उन्हें संघर्षशील युवा, मेहनती आदमी की जो शायद जरूरत नहीं है। और हम्म। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद आज पार्टी में बहन जी को गुमराह करके जो दरी बिछाते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, जब उन्हें एक बार मौका मिलता है तो जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग हैं वो उनको पचा नहीं पाते। ये कोई हम्म। संघर्षशील युवा, मेहनती आदमी जो जो SC ST OBC माइनॉरिटी का आवाज को बुलंद करता हो, पूरे देश में उनके आंसू पूछने का काम करता हो, जहाँ जनजाति अत्याचार होते हैं, अगर वो कहीं चुनाव जीत कर या पार्टी में मजबूती से काम करने का प्रयास करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, हम्म। कोइंडर द्वारा, पश्चिमी परिवार द्वारा। बहरहाल खैर वो उनका, देखो, पार्टी का मसला है। हो सकता है कि हम उनकी कसौटियों पर खड़े ना उतरे हों, वो उनका विषय है। अब आपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन करी है, क्या रहेगा? क्या चुनाव लड़ेंगे आप? क्या? देखिए, जो एआईएम पार्टी है और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे नेता हैं वैश्य साहब, मैंने उनकी काफ़ी स्पीचें सुनी है। मैंने उनके जो है, जो वो स्पीच देते हैं, मैंने उसमें देखा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे जितना फोकस उनका रहता है वो बड़े काबिल तारीफ है। और आज इस दौर में जहाँ लोग दलितों को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ अगर उन्होंने गरीब के बेटे को सम्मान देने का काम किया, पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया है, तो मैं एआईएम के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। मैं हैदराबाद गया और जो छोटे बैरिस्टर साहब हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में अगर कोई हमारा घर है तो ये एआईएम है। क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग कहते ही नहीं है कि भाई दलितों को सम्मान मिलेगा, यहाँ मौका भी दिया जाता है। और कई लोग ऐसे भी हैं, जब मैं हैदराबाद गया तो हैदराबाद में, क्योंकि वहाँ के जो है बैरिस्टर साहब, जो है वो शाही परिवार से आते हैं, पहली बार सबसे पहला मेयर वो एस समाज का दलित बना। ये बड़ी बात है। अगर कोई पार्टी की नींव रखी जाती है तो पहला व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन एआईएम के परिवार ने, बैरिस्टर साहब ने पहला मौका गरीब मजदूर किसान के बेटे यानी कि एआईएम ने ऐसी समाज को दिया, तो वो चीज मैंने वहां जाकर जानी कि वास्तव में कोई हितैषी है तो एआईएम है। लेकिन उन पर तो आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है। आरोप लगाना बड़ा आसान है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो एक बार अपने गिरबान में झाँक कर देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। और आरोप लगाना तो कोई सिद्ध नहीं होता, किसी पे भी जब कोई राजनीति करने का प्रयास करता है या कोई कुछ काम करने का प्रयास करता है तो उसमें होता क्या है, जब किसी की जमीन खिसकती है ना, जो ढकोसलेबाजी करते हैं तो वो इल्जाम लगाते हैं। क्या किसी ने कभी बीजेपी से उनके साथ बैठते हुए देखा, मिलते हुए देखा? जितनी भी तकरीर होती है पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कि अगर सही से जांच सर्च किया जाए तो जितनी बीजेपी की वो खिलाफत करते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के, अपने राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को लेकर, कोई नहीं करता। सब मौन बने बैठे हैं। लोगों का ये पता नहीं होता कि कब उनकी 5 साल बीत गई और कब वो सांसद बने, कब खत्म हो गए। लेकिन बैश साहब ऐसे हैं कि जब वो संसद में जाते हैं और जब संसद वो आते हैं
तो पूरा पार्लियामेंट में देखता कि आज ओबीसी साहब क्या कहेंगे, तर्क के साथ, पेपरों के साथ। तो मैं नहीं कह सकता कि वो एजेंट है, ये सब एक अफवाहबाजी है कि कहीं ना कहीं मजदूर किसान पिछड़ों की कोई पार्टी मजबूत होकर के उनके हक की बात करे। अच्छा रवि गौतम जी, काफी वर्षों से आप दलितों की राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप लगाया जाता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, ये गलत फहमी। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, लोकतंत्र में चाहे संस्था हो, संगठन हो या समितियां हो, उनमें सबको एक समान रखने का अधिकार है। ओबीसी साहब की पार्टी में, मैंने फिर भी बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो सबसे पहला मेयर जब हैदराबाद से चुने गए तो वो दलित क्यों थे? अगर वो दलित, अगर जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, तो वो ये तय करें कि दलित हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। वोट के नाम पे बांटने की राजनीति ना की जाए। और आज हमारी पार्टी में जो मैंने ज्वाइन की है, महानगर अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से हैं, हम लोग ऐसे समाज से हैं। पूरा युवा शक्ति दल जो है आज अयाम के साथ खड़ा हुआ है, उसमें सभी जाति मजहब के लोग हैं। तो बस हम ये मैं कह सकता हूँ कि जब पार्टी शुरुआत होती है तो ज्यादातर लोग वो जुड़ते हैं जो मेहनती होते हैं, और मेहनती जो लोग होते हैं वो हो सकता है वो एक गांव से हो, एक परिवार से हो, लेकिन जब उसका जनाधार बढ़ता है, जब उसके जो विचार होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे तो मैं बीजेपी कह सकता हूँ, तो वो सिर्फ जो है परिवारवाद की पार्टी है। ऐसी मैं कांग्रेस को कह सकता हूँ कि वो परिवारवाद की पार्टी है। तो ये सब बेबुनियाद है। जमीन पे काम करना होता है, उससे पता लगता है। अब राजनाथ साहब पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद में जो है गृह मंत्री बन गए। बेटा पंकज उनका लगातार 2 बार से विधायक है नोएडा से, कोई किसी और को कोई मौका नहीं मिला। तो क्या ये परिवार की पार्टी है? कांग्रेस के भी यही हालात है। तो ये सिर्फ कहने की बात है, वो मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हर उस वर्ग की पार्टी है जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, जो आवाज उठाना चाहता है, जो अब हुकूमत को यह बताना चाहता है कि ये हुकूमत जनता से चलती है। तो ये पार्टी उन लोगों की है जो संघर्ष करके अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो। क्या क्या मुद्दे गाजियाबाद के हैं, किन मुद्दों को उठाएंगे आप तो शहर विधानसभा के? देखिए, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है और सामाजिक रूप से हम लोग पहले ही 15 सालों से हम काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम करेंगे। और बाकी जब पार्टी अगर हमें प्रत्याशी बनाती है और सबकी सहमति बनती है, क्योंकि ये पार्टी का एक निर्णय होता है, तो उन मुद्दों को हम जो रखने का प्रयास करें। लेकिन हाँ, सामाजिक रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो है भाजपा सरकार प्रशासन को डंडे की नोक पर चलाना चाहती है। अभी 2 वक्त की रोटी के लिए रिक्शे वाले अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया। उससे पहले आपने देखा होगा हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। जहां रोडों के खड्डे बेहाल हों, जहां आम आदमी अपनी बाइक ना खड़ा कर पाए रोड पर, वहां टैक्स का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश से एक फतवा जाहिर हुआ कि जो रोड पर गाड़ियां खड़ी करेगा उनका 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 10,000 रुपये सालाना का वो हो जाएगा। उसके बाद आज हमारे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, खासकर गाजियाबाद में आए दिन ऐसे मसले आते हैं जहां बेचारे जो महिला परेशान रहती हैं, अपनी एफआईआर तक नहीं लिखवाती, और वो थाने पहुंच जाए तो जाति उनसे पूछी जाती है। लेकिन गाजियाबाद में तो कहा जाता है ना, पर उत्तर प्रदेश में कि क्राइम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ, खत्म हो गया बिल्कुल। अभी बताता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति है, दासना से एक महंत है, उसने हमारे पैगंबर साहब को अपशब्द कहे, और जब जिन लोगों ने, उसमें मैं भी हूं, जिन लोगों ने शांति प्रिय तरीके से एलआईयू को बता करके अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके ज्ञापन देना काम किया, उनको जेल भेज दिया गया। और जो अपराधी है आज तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गया। बिल्कुल हमारा जिला बिल्कुल जो है वो क्राइम से मुक्त है। और जो अपराधी हैं, जो जाति दंगा कराना चाहते हैं, उनका आज तक पता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बताओ यतनानंद महाराज कहाँ हैं, जिन्होंने पैकर साहब पे अपशब्द कहे, जिन पे 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई? कहा धरती निकल गई, आसमान निकल गया? तो ये कैसा क्राइम है? अगर कोई गरीब मजदूर अपने 2 वक्त की रोटी के लिए अगर एक सिग्नल तोड़ दिया जाए तो उसको आप जेल भेज दोगे, वो क्राइम है? अभी देखिए बारादरी में वाल्मीकि समाज के लोगों को कुचल के मार दिया गया। उसमें मजबूरन में जो है खाली एक व्यक्ति को दिखा दिया गया, आज भी वो परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। ये क्राइम मुक्त जिला है? ऐसे मैं आपको सैकड़ों घटनाएं बता सकता हूँ। क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है। कोई अगर अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने अपने पैगंबर की अगर कोई प्रेयर कर ले तो उसमें घर में घुसकर मारते हैं कुछ जाति मानसिकता के लोग। ये क्राइम को बहुत, उनकी बेल तक नहीं होती, पुलिस मौन बनी बैठी है। तो ये क्राइम मुक्त स्टेट नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ क्राइम मुक्त भारत भी नहीं है। जाति देख करके न्याय की उम्मीद करना बेकार है। अच्छा, लगातार हम गाजियाबाद जो शहर विधानसभा की सीट है उनके लोगों से हम बात करें, लोगों का ये कहना है कि पार्टी कोई भी हो, जो विधायक जीत जाता हो उसके बाद नजर नहीं आता। क्या रहेगा आपका? देखिए, अगर पार्टी हम लोगों को मौका देती है तो हम लोग, मैं फिर आपसे कह रहे हैं, लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं, खास करके लाइन पार की जो समस्याएं हैं
नाली खरंजे सीवर वो सब बेकार है। लाइन पर अगर आप क्षेत्र जाएंगे तो पानी ऐसे भर जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनका भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ चला जाता है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आगजनी हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए इलेक्ट्रॉनिक, तो जो फायर ब्रिगेड गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाएगी, अंदर नहीं जा सकती। इसी तरीके से एम्बुलेंस का हाल है। आज भी हजारों महिलाएं हमारे इस जिले में जो बेचारी बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी है, राशन काटा जाता है। ये छोटे छोटे मुद्दे बता रहा हूँ मैं आपको। 9 बजे के बाद कोई बहन बेटी जब अपने वो जॉब करके आती है तो अपना वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। वो आप जिला अस्पताल जाकर देखिए, लाइन लग रहती है, उन्हें अच्छी दवाइयां नहीं मिलती, आधी पर्चियां बाहर से बना दी जाती हैं। तो किस चीज का विकास है? रही बात एक विधानसभा की, तो एक विधायक एक प्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र का, उसके उसको मौका मिलता है विधानसभा में सवाल उठाने के लिए। लेकिन अब से पहले जो विधायक बने, खास करके भाजपा के, वो विधायक सिर्फ अपना बिजनेस सेट करने के लिए बने। बताइए अतुल गर्ग जी की, अगर मैं आज भी कह रहा हूँ अतुल गर्ग ये बताएं कि अपने पिछले 7 से 8 साल के कार्यकाल में जो विधायक रहे, मंत्री रहे लगातार, कि वो अपना बजट दिखा दें, अपना जो है बजट के पास वो चेक करा दें कितना विकास उन्होंने किया। उन्हें फुर्सत हो अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने बिल्डर से, जब तो कुछ काम कर पाएंगे। तो आजकल खास करके भाजपा की जो राजनीति है वो क्लब के कुर्तों से चल करके क्लब के कुर्तों में खत्म हो जाती है। वो व्हाइट के व्हाइट रहते हैं, वो महले नहीं होते। और महले जब होते हैं जब कोई प्रत्याशी या विधायक या प्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है, काम करता है। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि गौतम जी मौजूद थे, जिन्होंने अभी अभी जो एमआईएम पार्टी है उसको ज्वाइन किया। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर इनको पार्टी मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे और जो शहर विधानसभा के जो जनता के मुद्दे हैं उनको तेजी से उठाते हुए नजर आएंगे। सोनू खान, जन टाइम्स, गाजियाबाद।